आप जो सांस ले रहे हैं, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक एक भी पौधा नहीं लगाया है, उसे वृक्ष नहीं बनाया है, तो ये सांसें आप चोरी की ले रहे हैं। आपकी तो वो पानी हमें यहीं रोकना है। हमारी छत हमारा जल, हमारी छत। अगर हम वो पानी उलीच रहे हैं और हम वो नहीं भर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे हैं, पौधे नहीं लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चोरी है। अब आजकल आप देखें, अधिकांश सड़क के किनारे जो बुजुर्गों के लगाए पेड़ थे, सड़क चौड़ीकरण के नाम पे वो काट दिए गए। हाँ बिल्कुल। नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत, बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं, इन लोगों से दूर रहकर यहाँ पर छतरपुर शहर से नज़दीक ग्राम हमा है। हमा के यहाँ पर अंदर आते हैं कुछ दूर, करीब 2 किलोमीटर। यहाँ पर डॉक्टर बालेंदु शुक्ला जी से मुलाकात होती है हमारी। डॉक्टर बालेंदु शुक्ला जी एक ऐसे शख्स हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं, नेचुरल समाज सेवी, रियल समाज सेवी, प्रकृति से प्रेम करने वाले सच्चे समाज सेवी की यदि इन्हें अवधारणा दी जाए तो गलत नहीं होगा। बालेंदु शुक्ला जी पिछले कई वर्षों से, या यूँ कहा जाए कि लगभग 20 वर्ष से भी अधिक समय से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और पानी को बचाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और कृषि को कम लागत का जरिया बनाने के लिए, कम लागत से अधिक उपज और मुनाफा अधिक हो, इसके लिए इनके द्वारा काफ़ी सिस्टम जुगाड़ से भी बनाए गए हैं, कई तकनीकी बनाई जा रही हैं। तो डॉक्टर बालेंदु शुक्ला जी से हम विभिन्न मुद्दों पर मुलाकात करने के लिए, डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप हमें पहले ये बताइए कि आप लगभग कितने वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं? ये हम लोगों ने एक थीम बनाई थी 2004 में कि एक ऐसी चीज़ जो मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मानव समाज द्वारा उसे सबसे ज़्यादा उपेक्षित किया जा रहा है, पर्यावरण। जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन चारों चीज़ों को जन द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है और इस वजह से फिर अब धीरे धीरे हमारा जो मानव जीवन है, अस्तित्व है, धरती है, इस सारा संकट में आ रहा है। तो 2004 में हम कुछ दोस्तों ने एक ग्रुप बना के कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू की थी। सड़क किनारे कोई पशु पक्षी बीमार दिखा, उसका इलाज कर दिया। ऐसे ऐसे करके ये हम लोगों का बहुत ज़्यादा क्षेत्र बढ़ने लगा। कई वेटनरी डॉक्टर वगैरह भी साथ में आ गए। तो फिर लगा कि एक NGO अपन बनाए। तो फिर वो NGO बना के हम लोगों ने कुछ काम किए। इसके बाद यहाँ कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम लोगों की पहचान हुई, उन लोगों ने समझा। तो ऐसे करके फिर ये 2006 में हम लोगों ने यहाँ पे एक ये करीबन 3 एकड़ के टुकड़े पे एक मॉडल बनाने का सोचा। एक छोटी सी गौशाला हो, पंचगव्य से कई हम लोग उत्पादन बनाए, लोगों को समझाएं कि जो गाय आप केवल दूध के लिए पालते हैं वो दूध नहीं, अगर गाय दूध दे ना दे, लेकिन वो 100 रुपये का गौमूत्र और गोबर तो हमें देगी 24 घंटे में। जैसे गाय की आपने चर्चा की है, तो वर्तमान समय में देखा जा रहा है गौशालाओं के नाम पर काफ़ी लोग कई गौशालाएं दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ भी गौशालाएं बनी हैं, सरकार द्वारा भी कई जगह पर गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन आज भी सड़कों पर देखा गया है तो गायों की दुर्दशा देखने को मिल रही है। उसमें सबसे बड़ी कमी एक ये है, आप ये देखिए, हमारा जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने हर चीज़ धर्म से जोड़ी थी। गाय की सेवा करो, वो धर्म का काम है, पुण्य मिलेगा। वर्तमान युग जो है, आप गलत नहीं मानिए, वर्तमान युग जो है ये पैसे का है। यहाँ आप हर चीज़ पैसे से जोड़ दें, लोग वो काम करेंगे। इस समय हमें गौ सेवा को पैसे से जोड़ना पड़ेगा। आप अगर लोगों से कहें कि आप गाय को चारा खिलाएं, बांध के रखें, सेवा करें, पुण्य में आदमी विश्वास नहीं रखेगा। आप ये बताएं उसे, आप ये ट्रेंड करें कि भैया तुम पंचगव्य से इतने उत्पाद बनाओ,
ये तुम कीटनाशक छिड़क रहे हो, 2-2 हज़ार रुपये लीटर, 5-5 हज़ार रुपये लीटर, ये मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ धरती को विषाक्त कर रही हैं। बिल्कुल। और यही अगर हम गौमूत्र से और कुछ जड़ी बूटियों से कुछ ऐसे कीटनाशक और वो सब बना लें, जैविक खाद बना लें, गोबर से बनी कंपोस्ट, गोबर गैस, तो अब सिलेंडर आप देखिए, अगर 3-4 लोगों का भी परिवार है तो कम से कम 1-1.5 सिलेंडर तो हर हाल में लगता ही है 1 महीने में। अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम ये चीज़ देख लें तो लोग जंगल काट रहे हैं। शहरी क्षेत्र में लोग कहते हैं कि हम गाय नहीं रख सकते, ठीक है, वहाँ नहीं हो सकता, लेकिन ग्रामीण एरिया में हर घर में 1-2 गाय रखी जा सकती हैं। एक गोबर गैस भी बनाया जा सकता है, तो आपको गोबर गैस भी मिलेगी उससे। गोबर आप खाद वगैरह भी, कंडे भी, कैसा भी यूज कर सकते हैं। स्लरी जो है आप खेतों में डायरेक्ट ले जा सकते हैं अगर सिस्टम है वहाँ। तो अब अगर इसका आप पूरा हिसाब लगा लें तो आप उस केमिकल से भी बचेंगे। आप देखें इतने सारे केमिकल आए हैं, कितनी बीमारियां आई हैं, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो गया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बिगड़ गई है लोगों की। तो गाय के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें वापस ला सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि गोबर तो हमें भैंस से भी मिलेगा, तो भैंस की और गाय की तुलना, दोनों का जो शारीरिक एनाटॉमी है वो अलग अलग है। गाय का आप देखें जब डिलीवरी होती है तो लेडीज के लिए लोग तलाशते हैं, हम लोगों के पास आते हैं गैया को घिंचाने। बिल्कुल। अरे भैया भैंस का खवाओ ना, तो अब गैया का क्या तलाश रहे। किसी का ऑपरेशन होता है, हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, तो अब गैया को घिंचाने। तो कहीं ना कहीं तो आप खुद महसूस कर रहे हैं कि हाँ, गौघृत हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, तो भैया 1-2 गाय घर में पालो आप। तो ये मॉडल हम लोगों को एक बनाना था, तो यहाँ हम लोगों ने पूरा सेटअप ऐसे ही बनाया हुआ है। ये यहाँ आप हमें दुनिया से काट दें तो सोलर पैनल हम लोग लगाए हुए हैं 2000 किलोवाट का, उसी से हमारी पूरी सिंचाई होती है। यहाँ सबमर्सिबल वगैरह चलते हैं। ये आप लाइटिंग वगैरह जो भी देख रहे हैं, बैटरी रख ली है, उससे ये चार्ज होता है। हमें आपकी लाइट नहीं चाहिए। और आजू बाजू में भी हम लोग वो पंप से पानी दे देते हैं, इसी सोलर सिस्टम से। तो अब हमें बिजली की निर्भरता नहीं चाहिए। आपका बिजली का बिल जो है वो कट ऑफ, अब आप लगा लीजिए 1-1.5 हज़ार रुपये बिजली का बिल हुआ, आप पूरा हिसाब लगाते जाइए। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों को यूज करते हुए और पर्यावरण की जो परत है वातावरण में, उससे हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम महीने का कितना खर्च अपने आप में समेट सकते हैं। तो 1.5-2 हज़ार आपने सिलेंडर का बचाया, बिल्कुल 1.5-2 हज़ार बिजली का बचाया। इसके बाद जो दूध हमें मिलेगा वो पौष्टिक रहेगा, गाय शुद्ध होगा अपना। फिर पानी के लिए मारामारी है आजकल, आप देखें। यानी हमारे पूर्वज और पुराणों शास्त्रों में भी लिखा है कि पानी फ्री लोग प्याऊ खोलते थे, अभी भी खुलती हैं। लेकिन आप देखें अब बिस्लेरी वो 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये की बोतल में 1 लीटर पानी बिक रहा है। और इसके साथ में भी आप दूसरी चीज़ देखें कि जब से ये आरओ सिस्टम वगैरह आए हैं, लोगों को हड्डियों की काफ़ी सारी प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि आरओ सिस्टम में जो पानी का खनिज लवण रहता है वो सारा पहले ही निकाल दिया जाता है। तो हमें जो पानी के माध्यम से पोषण मिलता था वो पोषण हमारा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ खेतों में या आप कभी ग्रामीण एरियो में जाए देखें, किसान वहीं खेत में सिंचाई हो रही है और वो वहीं पानी पीता रहता है, उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर एसी में घूमने वाले ये साहब लोग अगर रोड किनारे हैंडपंप से ही पानी पी लें तो उन्हें छींकें आने लगती है, इन्फेक्शन हो गया पानी से। बालन जी, वर्तमान में देखा गया है, जैसे भी आपने पानी की चर्चा की है, तो देखा गया है भी कुछ समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में बताया गया कुछ समय बाद धरती पर, विश्व में, खासतौर पर भारत में जल संकट देखने को मिल सकता है। तो जल को संरक्षित करने के लिए आपके द्वारा पूर्व में हमने देखा था कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास किया गया था। क्या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है,
इसके माध्यम से कैसे जल संरक्षित हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, थोड़ा इस पर आप हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें जो है शहरी क्षेत्रों में ये समस्या ज़्यादा आई है। कैसे इसको हम संरक्षित कर सकते हैं? तो इसमें क्या है, एक बार देवास मॉडल अपने यहाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो देवास में जब ये नोट वाला कागज़ बनाने की वो वहाँ पे थी प्रेस, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा यूज हुआ। ये यूकेलिप्टस वगैरह भी बहुत मात्रा में लगाया गया वहाँ आसपास के एरिया में, तो बहुत ज़्यादा जल संकट हो गया था। तो फिर वहाँ कुछ एनजीओ और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लोगों को जागृत किया गया कि हर घर हर छत अपना पानी बचाए। शहरी क्षेत्र में हम पानी कहाँ से लाएं? सिर्फ बारिश का जो पानी है उसी पे निर्भरता रहती है। बोरिंग है, आप बोरिंग से ज़मीन का, धरती का सीना चीर के आप 1000 फीट से भी पानी खींच लेंगे, लेकिन आप उस पानी की लेयर को रिचार्ज नहीं करेंगे तो वो तो खाली हो। आप अपने पर्स से 1 रुपये रोज भी निकालते जाएं और कोई अर्निंग ना करें तो वो खाली हो। मटका मान के चलें कि मटके से हम निकालते ही रहेंगे, उसमें डालेंगे नहीं तो मटका अपने आप खाली हो जाएगा। तो फिर इसका वहाँ पे बनाया गया था सिस्टम, तो वही हम लोगों को ट्रेनिंग करके, कई सारी ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है हम लोगों ने, यूनिसेफ बाली। तो वहाँ पे फिर जो टेक्निक हम लोगों को ट्रेनिंग वगैरह हम लोगों ने ली। तो शहरी क्षेत्रों में जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग रहता है, छत का पानी है, उसे फिर हम एक फ़िल्टर बनाते हैं हम लोग। तो उस फिल्टर से गुजार के और उसे हम फिल्ट्रेशन करके उस पानी का, उसमें जो कई सारे रसायन, ये सारे बारिश वातावरण में जो डीजल पेट्रोल का धुआं घुला हुआ है, कई सारी गैसें हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो फिल्टर में जब वो गुजरता है पानी तो वो टूट जाते हैं और वो पानी साफ होके हम बोरिंग की केसिंग में उसी 400 फीट की लेयर पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ कई लोग ये कहते हैं कि हम एक सोख्ता बनाए दे रहे हैं 5 फीट गहरा, 7 फीट गहरा, 10 फीट गहरा। तो सोख्ता अपने यहाँ बुंदेलखंड में कारगर नहीं है। क्यों? आपने देखा होगा जब ये न्यू वगैरह खुदती है तो 4-6 फीट से हमारा पत्थर निकलना शुरू होता है और 10 फीट नीचे तो ग्रेनाइट लेयर है ही है हमारे यहाँ। तो बोरिंग जब हम करते हैं तो वो बर्मा जो है वो पत्थर फाड़ के नीचे चला जाता है। अब आप 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट में कितना पानी भरेंगे कि वो 400 फीट वाली लेयर रिचार्ज हो जाए? हमें उसी लेयर को रिचार्ज करना है जहाँ से आप साल भर पानी खींच रहे हैं। हम आपसे 10 रुपये रोज़ लेते जाएं और आपके जो हेड हैं हम उन्हें वो 10 रुपये देते जाएं, तो पैसा तो आप ही एक ही चैनल वालों के पास रहेगा, लेकिन आपकी जेब खाली हो जाएगी, उनका बटुआ भर जाएगा। तो जो पानी हमारे यहाँ छत से गुजरा वो नाली में गया और बाहर बहते बहते वो शहर के बाहर एरिए में इकट्ठा हो गया, और वो फ़ायदा किसे मिलेगा? शहर के बाहर वाले एरिए को। हमारे यहाँ से तो वो निकल गया। बिल्कुल। तो वो पानी हमें यहीं रोकना है। हमारी छत हमारा जल, हमारी छत हमारा जल। बहुत बहुत अच्छा है, इन्होंने एक नारा दिया है, हमारी छत हमारा जल। तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बता रहे आप। अब वो जो है 400 फीट वाली लेयर जब हम रिचार्ज कर देंगे, जहाँ से हम साल भर पानी खींचते हैं, तो वो धीरे 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 रिचार्ज होने लगेगी। तो हमें निरंतर पानी उसमें मिलता रहेगा साल भर। अब इसमें भी कई लोग ये कहते हैं कि यानी ज़मीन में जो हम पानी भेज रहे हैं वो पानी हमें मिलेगा। कई लोगों से यहाँ बहस हुई हमारी कि हमने ये खर्च किया और ये पड़ोस में आप रहते हैं तो ये आपके यहाँ भी जाएगा पानी, तो पड़ोसी से भी कहो कि भैया वो भी करवाए ये सिस्टम। तो अब वहाँ ये है कि हो सकता है वो पड़ोसी का पानी आप खींच रहे हो, नीचे से आपका सबमर्सिबल पड़ोसी की लेयर से पानी खींचता हो। तो हमें एक ये दायित्व है हमारा, हमारे माँ बाप ने हमें पाला है तो बुढ़ापे में हम उन्हें सहारा दें। ये धरती के प्रति दायित्व है हमारा कि हमें धरती में पानी के जल है तो कल है। कई लोगों से बहस हुई है ये कि वो कहते हैं ये हमारा अधिकार है, ये 100 बाई 100 का टुकड़ा हमने खरीदा है प्लाट का, हम कुछ भी करें यहाँ।
ये अगर आप वास्तव में पर्यावरण का जो संविधान बना है, कानून है, उसके तहत देखें आप, तो उसमें भी आपके कई दायित्व हैं। आप जो सांस ले रहे हैं, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक एक भी पौधा नहीं लगाया है, उसे वृक्ष नहीं बनाया है, तो ये सांसें आप चोरी की ले रहे हैं। आपकी जो प्राणवायु है वो आपके लगाए पेड़ की नहीं आ रही है। बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर बालेंद्र जी ने। कहा है कि यदि आप सांस भी लेते हैं तो प्रकृति से आप ये कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि आपने आज तक एक भी वृक्ष यानी पौधा भी नहीं लगाया है ताकि वो वृक्ष बन सके, और आप पर्यावरण से बराबर कुछ न कुछ ले रहे हैं, सांस के रूप में ले रहे हैं, लकड़ियां भी ले रहे हैं, पानी भी ले रहे हैं, लेकिन उनके संरक्षण के लिए हमारा भी एक दायित्व है कि हमें कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए। जी, तो फिर क्या है, ये हमें अपना एक आप कह रहे हैं कि बोरिंग हमारे जीवन यापन के लिए पानी जरूरी है, तो हमें ये 100 बाई 100 के प्लाट पे बोरिंग कराना है। ठीक है, आपका अधिकार है ये, लेकिन उस अधिकार का एक दायित्व भी होता है। अगर हमें माँ बाप ने पाला है, बड़ा किया है, और एक पूरी हवेली हमारे नाम कर रहे हैं, तो बुढ़ापे में हमें उन्हें रखना पड़ेगा, साथ सेवा करनी पड़ेगी। फिर हम उन्हें वृद्धाश्रम भेजें, तो ये हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं खोट है। तो अगर हम वो पानी उलीच रहे हैं और हम वो नहीं भर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे हैं, पौधे नहीं लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चोरी है। आप कभी भी शांत दिमाग से बैठ के अकेले में ये मनन करिए कि हम कहीं ना कहीं चोर हैं अपने आप में। मैंने ऐसे ही नहीं बालेंद्र जी को वास्तविक तौर पे सच्चा समाज सेवी और प्रकृति प्रेमी कहा है। सच्चे प्रकृति प्रेमी है ये। मैं बहुत वर्षों से इनको देखता आ रहा हूँ, कई समाचार पत्रों में, कई चैनलों में मैंने इनके इंटरव्यू देखे हैं। आज हम अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इनके साथ हम प्रकृति को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए इनसे कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करें। इनके शब्द तीखे जरूर हो सकते हैं, लेकिन शब्दों में कहीं ना कहीं गहरी सच्चाई है। तो बालेंद्र जी, ये बात देखा गया है कि हिंदू धर्म को ही यदि हम मान के चलें, तो अंतिम संस्कार में भी लकड़ियाँ लगती हैं। गाय का कंडा, गोबर का कंडा, गाय भैंस किसी के भी लगते हैं। वो तो गाय का तो गाय का घी जरूर लगता है, माना जाता है। तो हमारे बुजुर्गों ने जो परंपरा रखी थी, अब आजकल आप देखें, अधिकांश सड़क के किनारे जो बुजुर्गों के लगाए पेड़ थे, सड़क चौड़ीकरण के नाम पे वो काट दिए गए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है। अब इसमें भी जो एनजीटी है हमारे यहाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो एनजीटी का जो इनसे एग्रीमेंट होता है, जो सड़क बनाने वाले ठेकेदार हैं, कंपनियां हैं, उनसे जो कांटेक्ट होता है कि ये पेड़ आप काट रहे हैं, लेकिन इसके बदले आपको पेड़ लगाना पड़ेगा। तो वहाँ तो वो MOU साइन हो जाता है कि हाँ, हम ये प्लांटेशन करेंगे। अब आपने वो आम का पेड़ काटा है और उसकी जगह आपने कनेर का पेड़, हाँ, आम या महुआ का काट दिया। सही कहा आपने। और वो पेड़ 100 साल पुराना था, 50 साल पुराना था, आपने केवल एक कनेर का पेड़ लगा के अपनी तीसरी कर ली। तो किसके साथ धोखा कर रहे हैं आप? ये आप किसके लिए कमा रहे हैं? अपने लिए, बच्चों के लिए। अब आप आज से 20 साल बाद सोचिए कि वो जो आम और नीम के पेड़ से हमें शुद्ध हवा मिलना थी, आपका बच्चा वो कनेर के माध्यम से जो शुद्ध हवा लेगा, क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो किसके लिए आप ये इतनी सारी प्रॉपर्टी जोड़ रहे हैं, बना रहे हैं? वो अस्पताल में ही रखा रहेगा। देखिए, ये भी एक तीखा व्यंग है। इनके द्वारा कहा गया है सड़क चौड़ीकरण। केवल सड़क चौड़ीकरण नहीं, यदि हम देखें तो विद्युत विभाग की लाइनों को डाले जाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाई जाने के लिए, या विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य के लिए। मैंने भी देखा है कि मेरे क्षेत्र में भी कई जगह पर हाई वोल्टेज की लाइनें निकली थीं, और जो लाइन निकली हैं उनके नीचे के बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया गया, लेकिन उसके बाद वहाँ पर कोई पेड़ नहीं लगाए गए। गंभीर विषय पर इन्होंने प्रकाश डालने का एक प्रयास किया है। शासन के जिम्मेदार नुमाइंदों को चाहिए कि सिर्फ कागजों तक ही वृक्षारोपण न रखें, पर्यावरण का प्रेम कागजों में ही न दिखाएं, जमीनी हकीकत पर क्या कदम उठाए गए हैं, कि वह कदम कितने सार्थक सिद्ध हुए हैं, इस पर भी
प्रकाश डालने की ज़रूरत है, कार्यवाही करने की ज़रूरत है। ये सरकार और तनख्वाह तक सीमित मत रहिए, पीढ़ियों को देखिए। आप अपनी पीढ़ी तो जी रहे हैं, आपके आगे आने वाली पीढ़ी कैसे होगी, वो किस वातावरण में रहेगी, उनको क्या शुद्ध वातावरण मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस बिंदु पर इन्होंने तीखा व्यंग कहा है। बालिंदु जी, अभी देखा गया है कि कई पर्वतों को देख लें अपन, नदियों को देख लें, जैसे छतरपुर जिले की भी हम चर्चा करें। छतरपुर जिले के अधिकांश, बल्कि मैं यूं कहूं कि लगभग 95% से भी अधिक पहाड़ों पर उत्खनन का कार्य चालू हो गया है। उत्खनन के नाम पर उनको नष्ट किया जा रहा है। पहाड़ को गहरा कुआं बनाकर, कुएं से भी गहरा नीचे बना दिया गया है और वहाँ अभी भी उत्खनन जारी है। नदियों से रेत निकाली जा रही है। तो इससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है, कृपया हमारे दर्शकों को वह भी आप बताएं, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये विकास की राह में कुछ बलिदान है। क्या ये सही है? अब आप इस मामले में भी देखें, प्राचीन काल से ही जो हमारी भूधरातली बनावट है कि जहाँ भी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ से कोई ना कोई नदी निकली है। आप हिमालय देख लें तो गंगा है, यहाँ अमरकंटक से देख लें तो वहाँ से नर्मदा है। यानी जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ से ऐसी ऐसी नदियाँ निकली जो साल भर पानी रहता था जिनमें। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। पहाड़ क्या है, ये अपने आप में वो पानी, बारिश का पानी सोख लेता है और फिर वो धीरे 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 रिसता रहता है। वो उसके रिसान से, उसके सीपे से नदियाँ, इनमें पानी बहता रहता था। अब हमने ये पहाड़ मिटाए तो वो जो पानी, जो सीपेज साल भर धीरे धीरे रिसाव होता रहता था नदियों में, वो रिसाव बंद हो गया। ये तो आपने की बड़े पहाड़ों की चर्चा, जैसे अपनी क्षेत्र से छोटे पहाड़ों की चर्चा यदि तो हर जगह यही है। आप कोई भी पहाड़ लेंगे तो वो पहाड़ी जो है पानी सोखेगी और उसके रिसने से वो बरसाती नाला चलता रहेगा। अब वो पहाड़ी मिट गई तो वो पानी सोखने की क्षमता खत्म हो गई। अब वो नदी, वो बरसाती नाला ड्राई हो जाएगा। अब उसमें पानी केवल बारिश के समय बहेगा और 10 मिनट बारिश रुकी और वो नाला खाली। तो इसमें भी किसान जो है, अब ठीक है विकास है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े जो कहना चाहिए प्रोजेक्ट हैं, उनमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने चारों तरफ जो एक माहौल है उससे हम अपने आप के लिए संरक्षित करके कुछ ना कुछ बचा सकते हैं। बरसाती नाला है और अगर किसान है, वो पानी वहाँ से निकल जाएगा तो उस समय तो वो दुबका बैठा रहेगा, बरसात हो रही है। फिर 10 दिन बाद जब बारिश रुक जाएगी, अब भैया पानी नहीं है कुआं में, अब एराउनी करना है गेहूं के लिए, तो वो बारिश का जो पानी नाले में बहता है वो उसे रोक सकता है, बरसाती नाले को। अगर आप ये चाहें तो किसी दिन इसका भी हम आपको डेमो दिखा सकते हैं। बेशरम की लकड़ियाँ, इनसे वो टटवे वगैरह बना के बारिश का पानी रोक सकते हैं। क्या होता है कि हम आप भी, आपको प्यास लगी है और अगर कोई धार बह रही है तो आप पानी अगर ऐसे पिएंगे तो आप तृप्त नहीं हो पाएंगे। आपको अगर गिलास में, लोटे में वो पानी दे दें तो आप तृप्त हो जाएंगे पानी पी के। ऐसी भूमि पे जब पानी ये बहता है तो वो बह जाता है, बहती धार से वो पानी नहीं पी पाती है। तो उसके लिए हमें एक लोटे में या किसी बर्तन में पानी देना पड़ेगा, यानी हम उसे रोक दें। तो पानी का एक सिद्धांत है ये जो जल संरक्षण का, पानी जहाँ दौड़ रहा है वहाँ उसे आप चलने पे विवश करिए। तो आपने देखा हो ये बड़े पहाड़ी इलाकों में पत्थर डाल डाल के वो धार रोकी जाती है, छोटे डैम बनाए जाते हैं। हाँ, पत्थर से। फिर जहाँ पानी चलने लगा है वहाँ उसे आप रेंगने पे मजबूर करिए। पानी अगर आप तेज स्पीड में कोई बंदा बनाने की सोचेंगे वो नहीं बन पाएगा, तोड़ देगा पानी की धार। तो वो जहाँ जब रेंगने लगेगा उसे आप घिसटने पे मजबूर करिए, और जब वो घिसटने लगे तो फिर तालाब बना के और कोई चौहद्दी बना के उसे आप रोक लीजिए, वो आसानी से रुक जाएगा। ये जो हमारे तालाब वगैरह हैं प्राचीन, आप देखें पहाड़ियों का जिस साइड से रिसाव रहता था
ओना टाइप का जो पहाड़ियों का समझिए, वहाँ पे वो तालाब बना दिए थे पहाड़ियों के नीचे नीचे। आप जहाँ भी तालाब देखेंगे बगल में पहाड़ी कहीं ना कहीं मिलेगी आपको। और यहाँ छतरपुर में तो आप देखें तो ये बड़ा तालाब, फिर वो रानी तलैया, फिर वो ग्वाल मगरा, ये सारे पहले या तो एक रहे होंगे या फिर इंटरकनेक्टेड रहे होंगे कि एक तालाब भर जाएगा तो दूसरा भरेगा, फिर तीसरा भरेगा, और फिर ये सिंगाड़ी नदी से बाहर निकल जाएगा। नदियों से जो उत्खनन हो रहा है, रेत निकाली जा रही है, इससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है? अब कोई भी चीज़ आप मान लीजिए बैठे हैं और अगर हम आपको धक्का दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, या तो आप गिरेंगे, और अगर आप गिरेंगे नहीं तो आप जो एक बल लगा रहे हैं स्थिर रहने के लिए, ये कहीं ना कहीं एक आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। देखिए, बालेंदु जी ने के साथ अभी जब हम मिले हैं तो इनको काफ़ी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। ये हम आपको दिखाएं, यदि हम ये प्रमाण पत्र, आप प्रशस्ति पत्र दिखाने में आ जाएं तो शायद हमें लगता है कि 5 मिनट तो हमें ये दिखाते दिखाते भी हो जाएगा। बहुत सी जगह से इन्होंने, यूनिसेफ से भी इनको प्रमाण पत्र मिले हैं। सब पर्यावरण से संरक्षित में के संरक्षण पर प्रमाण पत्र दिए गए हैं। बहुत से प्रमाण पत्र हैं इनके, और लायंस क्लब के द्वारा भी इनको नवाजा गया है। ये देखिए, दैनिक भास्कर ने भी जल सत्याग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत इनको, ये प्रदीप व्यास जी जो प्रभारी थे उस समय, उन्होंने बालेंदु जी को ये प्रशस्ति पत्र दे करके नवाजा था, वो भी जल सत्याग्रह पर। यानी इन्होंने जल संरक्षण को लेकर भी पर्याप्त काम किया है। अभी जल संरक्षण को लेकर के और पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, संपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के लिए, खासतौर पर जैविक खेती, जो आजकल रासायनिक खेतियों पर लोग बल दे रहे हैं, इन समस्त बिंदुओं को लेकर के इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समाज सेवियों के साथ में हमें, खैर इनके बहुत से प्रशस्ति पत्र हैं, ये हैं, अभी बहुत से प्रशस्ति पत्र रखे हुए हैं, बहुत से फोटोज़ रखे हुए हैं, वो दिखाने के लिए तो खैर बहुत लंबा प्रोग्राम चलेगा। लेकिन चूंकि हमारे इस बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में समय की एक सीमा निर्धारित की गई है, तो बालेंदु जी से विभिन्न मुद्दों को लेकर हम और भी चर्चाएं करेंगे। अभी तो बहुत ही कम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बालेंदु जी से बात करने के लिए बहुत कुछ है और इनसे सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। तो हमारे बुंदेली भास्कर में आज बालेंदु जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया। हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि आज हम लोग बालेंदु जी के इस फार्म हाउस, छोटा सा इनका फार्म हाउस है, वहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि ये अकेले रहते हैं, अविवाहित हैं हम ये बात आपको बता दें, और साथ ही साथ ये एक छोटे से कमरे में निवास करते हैं। तो यहाँ पर बैठ कर के हमने इनके साथ, क्योंकि यहाँ पर विद्युत की व्यवस्था समुचित नहीं है, इनके द्वारा सोलर सिस्टम के माध्यम से पूरा ये फार्म हाउस चलाया जा रहा है। उसमें जैविक खेती की जा रही है, सिंचाई की भी व्यवस्था सब सोलर सिस्टम के माध्यम से है, और खुद की इन्होंने गोबर गैस प्लांट भी बनाया है, और उसी से ये अपने घर में जो है गैस जलाते हैं। गैस का भी पैसा नहीं लगता, बिजली का भी पैसा नहीं लगता। बहुत से तमाम बिंदुओं पर इनसे और चर्चा करेंगे हम। तो आज के लिए बालेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और दर्शकों को बहुत अच्छी बातें भी आपने बताई हैं। हम आशा करते हैं दर्शकों से भी कुछ ना कुछ लाभ तो मिला होगा, कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा। शायद हो सकता है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हम कुछ ना कुछ कदम उठाएं। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ साथी रिपोर्टर अशोक सिंह भदौरिया के साथ मैं आपको ये कार्यक्रम दिखा रहा था। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें बुंदेली भास्कर पर। धन्यवाद।